जो 303 सीट ला करके केंद्र में सरकार बनाई थी, वो 240 पर वो पार्टी सिमट गई और रामलला के शहर में पार्टी हार गई। भव्य हजारों करोड़ रुपए अयोध्या में खर्च किए गए, उसके बाद भी पार्टी हार गई। तो ये तो आईना आपके सामने है, जो फैक्ट है वो है, उसे आप नकार नहीं सकते। अब आते हैं तख्ता पलट और मैथ्यू बेन डाइक के मामले में और उन पत्रकारों के मामले में जो पत्रकार लगातार खेल कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, और ये पत्रकार उसमें शामिल थे। ये कंसर्टेड एफर्ट चल रहा है। मैथ्यू बेन डाइक मणिपुर में, मिजोरम में, म्यांमार बॉर्डर पे, म्यांमार में तख्ता पलट की ट्रेनिंग देकर के लौटा है वो, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में धर्म परिवर्तन का जो विशेष अभियान चल रहा है उसको समर्थन दे रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। वो बुलेट प्रूफ जैकेट बांट रहा है, वो अत्याधुनिक हथियार दे रहा है, वो कुकी समुदाय को कन्वर्ट करा रहा है और कुकी और मेती में खूनी होली खिलवा रहा है। और इसीलिए बार बार पत्रकारों ने मोर्चा संभाल लिया, सोशल एक्टिविस्टों ने मोर्चा संभाल लिया कि मोदी मणिपुर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, मोदी को मणिपुर पहुंचाओ। बाकी तो मैथ्यू बेन डाइक अपना काम कर रहा है और उनके बाकी जो 6 साथी हैं उन्होंने काम कर दिया है, और अब तो वो कह रहे हैं कि 300 यूक्रेनी वहां पहुंचे हुए हैं। एक बात आपको मानना पड़ेगा कि 2014 से लेकर के आज तक एक व्यक्ति इस देश की सुरक्षा में उनकी बड़ी भूमिका है। अभी आप देख रहे होंगे धुरंधर में वो व्यक्ति एनएसए डोभाल है, जिन्होंने कभी कांधार प्लेन हाईजैक को निगोशिएट कर रहे थे। वो व्यक्ति जो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो अमृतसर में हुआ, स्वर्ण मंदिर में, वहां छिपकर बैठे वो व्यक्ति जो पाकिस्तान में वर्षों पाकिस्तानी बनकर के रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि वन आफ्टर अनदर वो लगातार ब्रेक कर रहे हैं, लगातार साजिशों को नाकाम कर रहे हैं। ये तख्ता पलट के साथ साथ मोदी के जान को जोखिम में डालने की पूरी प्लानिंग थी और इसी से तख्ता पलट करना था। अब यह तख्ता पलट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं कि मोदी को कैसे निपटाया जाए या मोदी को कट टू साइज कैसे किया जाए। तो पहलगाम अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और उसमें मोदी को कट टू साइज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग स्पीचेज आए, और मोदी अब इस बात को धीरे धीरे समझ रहे हैं। मित्रों, तख्ता पलट का बहुत ही गूढ़ ऑपरेशन चल रहा है और यह लगातार जारी है। ये बेन डाइक ने अब जो कहा है कि हमने 300 यहां पर यूक्रेनी हैं जो धर्म परिवर्तन कराने में, हथियारों की ट्रेनिंग देने में, बुलेट प्रूफ जैकेट, सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने में, ड्रोन उपलब्ध कराने में, सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराने में, ये सब भूमिका निभा रहे हैं। आप इसी से कल्पना कीजिए मित्रों कि भारत कितना कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। लेकिन एक बात तो तय है, भारत की खुफिया एजेंसी के ऊपर भी यह सवाल उठेगा कि आप क्या कर रहे थे। आपको केजीबी इनपुट देता है तब आप एक्टिव होते हैं, आप कर क्या रहे थे, ये कैसे आ रहे थे यहां पे। तो आप कहेंगे कि साहब पासपोर्ट है, विदेशी नागरिक है, टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं, हम किसको कैसे रोक सकते हैं। रोक सकते हैं, लेकिन आपकी खुफिया एजेंसी जो विदेशी मेहमान हमारे यहां आते हैं टूरिस्ट बन करके, उनको ट्रैक करने की कोई सुविधा ही नहीं है क्या। ऐसा हो सकता है क्या कि जो विदेशी मेहमान भारत आ रहे हैं टूरिस्ट वीजा पे, सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हैं, वो घूम करके कहां जाएंगे, नहीं जाएंगे, पता चला टूरिस्ट वीजा पर आया हुआ व्यक्ति सैन्य कमांड एरिया में पहुंच जाएगा क्या घूमने के लिए कि हम आए हैं साहब हमको घूमने दीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। लेकिन आप तो वेस्ट कमांडेंट घुमाते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी दी थी। क्या आप गलत कर रहे हैं वहां पर
अभी सर्जियो गोर के साथ जो व्यक्ति गया है उसमें सीआईए के एजेंट भी हैं। उस टीम में कई लोग शामिल थे। अब मुझे नहीं मालूम कि भारत की खुफिया एजेंसी एक्टिव थी है या नहीं है, उन्होंने जानकारी ली है या नहीं ली है। लेकिन खैर, हमारी सेनाएं भी, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी जब यूएस जाते हैं तो यूएस के एस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं। ये एक्सचेंज होते रहता है, दुनिया भर के लोग आते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं, लेकिन उसी में कहीं कोई गुप्त सूचना दे देता है कि साहब इनका जो सैन्य संगठन है इतना मजबूत है, और ये जो वेस्ट कमांड है या ईस्ट कमांड है, नॉर्थ और साउथ कमांड है, इस कमांड की ये कैपेसिटी है। क्योंकि वो बड़े स्मार्ट होते हैं और बहुत शातिर होते हैं, उनका दिमाग बड़ी तेजी से चलता है। वो देखते हैं कि साहब इनके हाव भाव से पता चल जाता है कि इनकी कैपेसिटी क्या होगी, वॉरफेयर में ये किस हद तक जा सकते हैं। अगर कोई जंग छिड़ जाए तो उस जंग को ये कितने दिनों तक एस्केलेट कर सकते हैं, इनकी क्षमता क्या है, इनकी ताकत क्या है। और उससे फिर वो देश, जिस देश का डेलीगेट आ रहा है मिलने के लिए, वो अपनी रणनीति बनाता है। ये सबको मालूम है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो इसीलिए हमारी खुफिया तंत्र को इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था। अब जॉन मैथ्यू वेंडेक के खुलासे के बाद कुछ बचा क्या? यूक्रेनी सरकार कह रही है कि रशियन केजीबी झूठ फैला रही है, और भारत और यूक्रेन के बीच में जो अच्छे संबंध हैं वो संबंध न रहे, इसलिए केजीबी ऐसा खेल कर रही है। केजीबी का खेल संघाई में भी पता चला, और जब मोदी लौट करके आए तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा यह बात कि मैं लौट के आया हूं इसलिए ताली बजा रहे हैं, या मैं गया था इसलिए ताली बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री का इशारा था कि मेरी जान खतरे में थी। और आज भी ऐसा लग रहा है, जिन लोगों को लग रहा है कि भारत एक कंसोलिडेशन की तरफ चल रहा है, सनातनी कंसोलिडेशन हो रहा है, उनके मिजाज में ये चल रहा है दूर दूर तक कि बाय हुक एंड क्रुक, बाय एनी मीन्स मोदी को सत्ता से हटाओ। मोदी की अपनी भी गलतियां होंगी, वो एक अलग बात है, लेकिन वो पॉलिटिकली फाइट नहीं कर पा रहे। तो इस तरह का इंसर्जेंसी चल रहा है, और ये नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी तो मित्रों, मैं इस बारे में आपको बता चुका हूं कि कैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान पंडित नेहरू की उपज है। श्रीमान पंडित नेहरू ने एक ब्रिटिशर्स को कहा कि आप जाइए, आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, आप वहां रहिए, नॉर्थ ईस्ट का प्रभार उनको दे दिया। और वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों से, 13-14 साल की ट्राइबल बच्चियों से शादी किया। इस तरह का परवर्ट था वो व्यक्ति, शादी करके छोड़ दिया, फिर दूसरी शादी की। उनको हमारे पंडित नेहरू जी ग्रेट एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते थे। उनका एक ही मिशन था, उन्होंने कहा कि कोई भी पंडित, पुजारी नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश नहीं कर सकता है। इससे बड़ी बात और हो क्या सकती है? और आज के दिन की स्थिति क्या है? पूरा नॉर्थ ईस्ट 70% क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर गया है। 50 में एक व्यक्ति को पंडित नेहरू ने जो अपॉइंट किया था कि नॉर्थ ईस्ट के प्रभार हैं आप, एक प्रकार से कैबिनेट रैंक था उनको, क्योंकि वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और ये रोमांटिसाइज करते थे, ज्ञान को लेकर के रोमांटिसाइज कर रहे थे। और वो व्यक्ति का एक ही काम था, बड़ी तेजी से कन्वर्जन कराना। वो इलाका गरीबी, मुफलिसी में जी रहा था वो इलाका। तो इनकी नजर रहती है कि जहां मुफलिसी है, जहां गरीबी है, जहां लाचारी है, उसको बड़ी आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, छोटे मोटे पैसे देकर के, छोटे संसाधन देकर के। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट हो गया, 70-80% कन्वर्जन हो चुका है। और मणिपुर में और मिजोरम, म्यांमार के रास्ते, इनकी बड़ी गहरी साजिश चल रही थी भारत को तोड़ने की मित्रों। और इसीलिए एक तरफ तो ये कह रहे थे, दूसरी तरफ शर्जिल इमाम यहां बैठ करके चिकन नेक बना रहा था। तो तख्ता पलट की प्लानिंग बहुत तगड़ी चल रही है। सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसी अब एक्सपोज कर रही है, और मैं समझता हूं कि अपोजिशन के नेता अगर इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कल को उनकी बारी होगी। मैं नहीं समझता हूं कि अपोजिशन के नेता इस तरह की गतिविधि में शामिल होंगे या होना चाहिए। मैं बहुत पहले अकाउंट दे चुका हूं कि मोरारजी देसाई के ऊपर सीआईए का एजेंट होने का आरोप लगा। उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को एक प्रकार से बंदी कर दिया था
बस किसी तरीके से चलने दिया। हालांकि उनका कहना था कि ये इंदिरा गांधी ने अपने फायदे के लिए एक स्पाइंग एजेंसी बनाई है जिसमें अनअकाउंटेड मनी ये फ्लोट करती है और वो पैसा विदेश में जाकर के रहता है। लेकिन अभी तत्काल ऐसी बात नहीं है। अभी तो कहा जा रहा है कि हमारी जो रॉ है, रिसर्च एनालिसिस विंग, उस तरह से बहुत धनी नहीं है। सीआईए और आईएसआई एक धनी संस्था है। कैसे साहब? इसलिए क्योंकि वो ड्रग की तस्करी में इन्वॉल्व है, वो अवैध हथियार की तस्करी में इन्वॉल्व है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, और इसीलिए मुंबई का बॉलीवुड सीआईए के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। बहुत सारे नामचीन चेहरे, और उन्हें यह मालूम भी नहीं है कि वो सीआईए के एजेंट हैं, लेकिन सीआईए को मालूम है कि वो मेरा एजेंट है। वो इस प्रकार से काम करवाता है। डेविड कोलमैन हेडली के बारे में आप सबको मालूम है, क्या क्या किया था वहां पर। महेश भट्ट ने अपने बेटे को किस प्रकार से छुड़वाया था, कहा कि नहीं, वो तो हमारे सिर्फ जिम में आया था। लेकिन डेविड कोलमैन हेडली तो संजय दत्त से भी संबंध रखता था, कई और प्लेयर से रखता था, और श्रीमान भाईजान के भी बड़े संबंध हैं। तो इन सारे आयाम पर तीन आयाम में, एक तो मोदी के बुरे दिन का, और दूसरा पत्रकार एंड सोशल एक्टिविस्ट का माहौल बनाना, और तीसरा विदेशी ताकतें भारत में प्रवेश करके भारत को डीस्टेबलाइज करें, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को हवा दें, एथनिक वायलेंस करवाएं, जातीय उन्माद फैलाएं और जातीय उन्मादी लोगों को प्रोटेक्ट करें। अभी भारी संख्या में बहुत सारे पत्रकार जातीय घृणा फैला रहे हैं। ये सभी सीआईए के एजेंट हैं, उनको फंडिंग दी जा रही है। सभी सीआईए के एजेंट हैं, वे उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी यही तमन्ना है कि भारत जातीय और धार्मिक संघर्ष में उलझा रहे, और दोनों पर वो बड़ी बखूबी काम कर रहे हैं। चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये तख्ता पलट का आखिरी असॉल्ट चल रहा है, लेकिन ये नाकाम होगा, और मेरे ख्याल से एनएसए डोभाल ने एक प्रकार से नाकाम कर दिया है। अब मैथ्यू बेंडिक अभी बहुत सारे खुलासे करेगा। अभी तो 300 का ही खुलासा किया है, और भी आने वाले दिनों में खुलासा करेगा। जितनी बार उनकी कोशिशें हो रही हैं मोदी को सत्याच्युत करने की, मुझे सवाल मोदी का नहीं है। मोदी से गलतियां हो सकती हैं, मोदी से गलतियां हुई भी होंगी, लेकिन मोदी को आप पॉलिटिक्स के अखाड़े में पराजित कीजिए। षड्यंत्र करके आप पराजित कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।